तो देखो अब तो आगे इसमें कुछ खास बचा नहीं है। मैंने बताया था हम अपनी जरूरतों के हिसाब से लॉग को लेंगे। हम लोगैरिथम अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं। कैसे? मैंने बताया था ना, हम सी के साथ बड़े आराम से लॉग का उपयोग कर सकते हैं और हम करेंगे। तो मैं दो काम दिखाऊंगा तुम्हें करके। कितने काम करके दिखाऊंगा? दो काम। एक तो इसके साथ में लॉग लगा दूंगा, क्योंकि सी का मतलब होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट के साथ अगर मैं लोगरिथम लगा दूं तब भी कांस्टेंट, ठीक है, तो लॉग लगाया जा सकता है। दूसरी चीज, तुमने इसको पहचान लिया होगा। किसको? देखो, x माइनस वन एक्स प्लस वन क्या बनता है ये फॉर्मूला? एक बार माइनस में एक बार प्लस में, मतलब कि x माइनस वन और x प्लस वन की मल्टीप्लाई करता हूं। x माइनस वन और x प्लस वन की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस वन नहीं बनता? बनता है। तो दो काम कर लेते हैं। लोग तो ऐसे ही रहा, अब इनकी तो ऊपर हो गई मल्टीप्लाई। तो देखो, एक बार x माइनस वन और एक बार x प्लस वन, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन, है ना। अपोन में क्या है? अपोन में है x, तो वो अपोन में x चल रहा है, ठीक है, प्लस। मैंने बताया कि मैं c के साथ log का इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं c के साथ क्या लगा सकता हूं? log लगा सकता हूं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दे की बात यह है कि मैंने log लगाया क्यों। मैंने log का इस्तेमाल करा है, मुझे मालूम है। काम की बात यह है कि मैंने log लगाया ही क्यों है। भाई सीधी सी बात है, log मैंने इसलिए लगाया है ताकि मेरा क्या बन जाए? ऑफ कोर्स फॉर्मूला बन जाए। देखो, ये लोग और ये लोग, बताओ दोनों लोग आपस में क्या हुए हुए हैं? प्लस हुए हुए हैं ना। दोनों के दोनों लोग आपस में क्या हुए हुए हैं? प्लस। यानी कि लोग का प्लस वाला फॉर्मूला क्या होता है? एंगल का मल्टीप्लाई। तो देखो, एक तो ये वाला एंगल है ना, और एक एंगल क्या है? सी। बताओ, ये एक एंगल है और ये भी तो एक एंगल है, तो दोनों एंगल की क्या हो जाएगी आपस में? इस वाले एंगल की और इस वाले एंगल की, दोनों एंगल की आपस में क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक बार ये ले लिया, ठीक है, और इनटू में सी, मल्टीप्लाई हो गई जैसा मैंने बोला था। मैंने क्या बोला था? मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मैंने मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। उम्मीद करता हूं तुम्हें इस स्टेप से किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा जी, आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो, क्वेश्चन ने हमसे बोला था कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन तब निकालना है जब y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 2 है। तो y की वैल्यू 0 है ना, और x की वैल्यू 2 पुट करनी है। y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू क्या पुट करनी है? 2, ठीक है। तो कर देते हैं भाई। देखो इधर y की जगह क्या आ जाएगा? 0। यहाँ पर लोग ऐसे ही रहेगा। अब इधर देखो, बताओ x की जगह तुम क्या पुट करने वाले हो? x की जगह 2 पुट करने वाले हो, है ना। तो 2 का स्क्वायर में सीधा लिख दूं? देखो बोर्ड पे, तुम यहाँ पर x की जगह क्या पुट करने वाले हो? 2। तो 2 का क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, है ना। अच्छा, तो चलो मैं तुम लोगों के लिए कर ही देता हूँ। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और 4 में से एक जाएंगे 3। कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो, 2 का स्क्वायर 4 और 4 में से एक गए 3। अब अपोन में देखो, अपोन में x डालोगे तो अपोन में भी x की जगह क्या आ जाएगा? 2। और c, क्या c में कुछ डालोगे? नहीं, c में ही तो नहीं डालना, c तो ऐसे ही रहेगा। c तो हमारा ऐसे ही रहने वाला है, ठीक। तो देखो, वैल्यू डालने के बाद ये बन गया, ठीक है। अब मैं ना यहाँ पर जीरो को चेंज कर रहा हूँ। जीरो तुम्हें मालूम है, जीरो की जगह मैं log 1 लिख दूं तो log 1 की वैल्यू भी क्या होती है? 0 होती है। पता नहीं मैंने बताया है या नहीं बताया है, लेकिन ध्यान रखो कि log 1 की वैल्यू भी क्या होती है? 0 ही होती है।
तो क्या मैं यहाँ पर 0 की जगह log 1 नहीं डाल सकता? अच्छा, मुद्दे की बात यह है कि मैंने ऐसा करा क्यों? मैंने ऐसा करा क्यों? देखो, मैंने ऐसा इसलिए करा है ताकि हमारा log से log कट जाए। क्या इस तरह से हम log से log काट सकते हैं? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल काट सकते हैं, क्यों नहीं काट सकते। मैं ऐसी कोई सी भी चीज सिखाता ही नहीं हूं जो गलत होती है, ठीक है। हम इस तरह से log से log बड़े आराम से काट सकते हैं और हम काटेंगे, ठीक है, वरना टीचर काट देगा मार्क्स। अब देखो जरा, log से तो log काट दिया, यहां से तो बच गया 1, यहां से बच गया √3/2, है ना। देखो, देखो इधर 2 इधर डिवाइड है, इधर जाकर मल्टीप्लाई, और √3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड। बताओ क्या सी की वैल्यू आ गई या नहीं आ गई? सी की वैल्यू आ गई ना। मैंने तुम्हें बताया था कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस में, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चन में हमें सी की वैल्यू ही तो निकालनी होती है, और हमने सी की वैल्यू निकाल दी। अब तुम्हें मालूम है ना सी का क्या करना है। अब तुम्हें इस सी की वैल्यू को उसमें पुट कर देना है। देखो तुम्हारे पास कई सारे ऑप्शन है, तुम इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, इसमें किसी में भी पुट कर दो, लेकिन उसमें पुट करना जहां पर हमने वैल्यू डाली थी। देखो, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 यहाँ पर डाली थी ना, इससे ऊपर के स्टेप में तुम पुट कर सकते हो, और मैं तो ये कहूंगा कि इसी में ही पुट कर दो, यहां पर पुट कर दो, ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो देखो कोई नया काम नहीं था, इसमें भी वही सिंपल काम हमने करा जो अभी तक हम करते आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं भाई क्या है। cos dy अपॉन में dx इक्वल टू a, और देखो साइड में क्या लिखा हुआ है, साइड में लिखा हुआ है कि a किससे बिलोंग कर रहा है, a बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। उन्होंने हमको ये बताया है कि a जो भी है वो रियल नंबर ही है। वैसे एक बात बोलूं, हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है, वो जो मर्जी हो, हमारा क्या जा रहा है, ठीक है। हाँ, काम की बात क्या है, काम की बात आगे है। देखो जरा, आगे लिखा हुआ है ना कि y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 0 है, ठीक है। हमारे लिए काम की बात तो ये है, कोई बात नहीं। ये भी जो काम की बात है ना, ये भी एंड में काम आएगी, अभी काम नहीं आएगी, कब काम आएगी, एंड में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तुमने गौर से देखा कि मैं ये कहता था कि ये जो अपोन का dx होता है ना, इसको हटाओ, इसको हटाओ। इस बार दिक्कत ये है कि ये अपोन का dx है ना, एंगल बना हुआ है। ये अपोन का dx क्या बना हुआ है, अपोन का dx एंगल बना हुआ है, एंगल, ठीक है। और अगर अपोन का dx एंगल बना हुआ है, अब तुम इस dx को उधर भेज नहीं सकते। देखो जरा, ब्रैकेट लगा हुआ है ना, एंगल है, एंगल में कभी भी छेड़खानी नहीं कर सकते। ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में तुम ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे भाई, एंगल में नहीं कर सकते, ट्रिग्नोमेट्री में तो कर सकते हैं। कोस को तो भेज सकता हूं, एंगल तो मैं नहीं छेड़ सकता, ट्रिग्नोमेट्री को तो छेड़ सकता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री को हटा दो। ये काम तो बहुत पहले करा है। देखो इधर कॉस है ना, कॉस उधर जाकर क्या बन जाएगा, कॉस उधर जाकर इनवर्स बन जाएगा। कितनी बार बताया है मैंने, जब भी हम रेशियो उधर भेजते हैं तो उधर जाकर क्या बन जाता है, इनवर्स बन जाता है। और जब भी हम इनवर्स भेजते हैं तो उधर जाके क्या बन जाता है, रेशियो बन जाता है। भाई हम एंगल को तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये जो ट्रिग्नोमेट्री लिखी हुई है इसका तो बहुत कुछ कर सकते हैं ना। कर दिया, देखो भेज दिया उधर, ठीक है। अब देखो जरा, अब तो dx और dy एंगल थोड़ी ना है, पहले dy अपॉन में dx एक एंगल था, है ना, पहले ये एंगल था। क्या अब भी एंगल है, नहीं, अब ये एंगल नहीं है, ठीक है। और अब मैं इसको हटा सकता हूं। तो देखो ये जो अपॉन का dx है,
यहाँ पर ये dx डिवाइड है ना, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos इनवर्स a dx, cos इनवर्स a dx। बताओ क्या dy वाले और dx वाले सेपरेट हो गए? बिल्कुल हो गए। अच्छा, किसी के दिमाग में ये बात आ सकती है कि इसमें जो है x वाला तो कुछ है ही नहीं, देखो, है ना, इसमें कोई कह सकता है कि इसमें x वाला तो कुछ है ही नहीं, तो आपने इसको इधर क्यों रखा? सही बात है, बिल्कुल, इसमें x वाला तो कुछ है ही नहीं है, तो मैंने इसको इधर क्यों रखा? ध्यान से सुनो, ये क्या है? ये a क्या है? a क्वेश्चन ने बताया है कि रियल नंबर है, मतलब कि कांस्टेंट है। अगर मैं इसके साथ cos लगा दूं, सपोज मैंने cos 45 लिखा, cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। क्या कांस्टेंट होती है? हाँ, कांस्टेंट होती है। cos 45 की वैल्यू कांस्टेंट, cos a की वैल्यू कांस्टेंट। अगर मैं इस पर इनवर्स लगा दूं, अब भी वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। बताओ ये पूरी की पूरी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है? बिल्कुल है। क्या ये पूरी की पूरी वैल्यू कांस्टेंट है या नहीं है? पूरी की पूरी वैल्यू कांस्टेंट है। अगर ये होता ना cos इनवर्स x dx इंटीग्रेशन, तो मुझे इसको करने में बहुत टाइम लगता। क्यों? क्योंकि अब ये कांस्टेंट नहीं है, अब ये कांस्टेंट नहीं है, लेकिन ये तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तुम्हें मालूम है, जो भी कांस्टेंट होता है, जैसे कि 5, 5 एक कांस्टेंट है, 5 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 5x। क्या कर देते हैं? x चिपक जाता है। इंटीग्रेशन में क्या कर दिया जाता है? इंटीग्रेशन में x चिपका दिया जाता है। देखो मैंने x चिपका दिया, अब इधर देखो जरा, अब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं बोथ साइड, इधर भी इधर भी। जरा बोर्ड पर देखना 2 मिनट के लिए, देखो इधर तो कुछ नहीं है, 1 है, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। इस एक्सरसाइज में ये चीज तो रट गई होगी, तो 1 का इंटीग्रेशन तो हो गया y। अभी मैंने बताया कि किसी कांस्टेंट का करते हैं तो क्या आता है? अगर किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है? कुछ नहीं, उसके साथ x चिपक जाता है। कांस्टेंट के साथ क्या चिपक जाता है भाई? x चिपक जाता है। ठीक है, चिपका दो, ये लो। तुम कहोगे आपने यहां पर क्यों चिपकाया? मैं बोलूंगा अगर तुम्हारा मन कर रहा है इधर चिपकाने का तो इधर चिपका देना, है ना। बस इसलिए नहीं चिपकाया इधर, क्योंकि देखो इधर चिपकाओगे ना, इधर एक्स लिख दोगे, ऐसा लग रहा है जैसे कि एंगल है, जबकि एंगल है नहीं, इसलिए यहां पर ना लिखकर आगे लिख दिया, यहां पर ना लिखकर आगे लिख दिया। क्या हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई? हाँ, हो गई। अब क्वेश्चन ने बोला था पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन ने बोला था कि y की वैल्यू क्या है? 1, ठीक है, और x की वैल्यू क्या है? 0। y की वैल्यू क्या है? 1, और x की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, तो डाल देते हैं। देखो y की जगह क्या डालोगे? y की जगह 1 डालना है, डाल देते हैं। देखो इधर x की जगह 0 डालना है, डाल देते हैं। बताओ, देखो 0 की cos इनवर्स a के साथ मल्टीप्लाई होएगी। बताओ 0 की मल्टीप्लाई किसी के भी साथ हो जाए, 0 की मल्टीप्लाई किसी के भी साथ हो जाए, क्या 0 नहीं आएगा? डेफिनेटली 0 आएगा। तो 1 इक्वल टू 0 प्लस सी, इट मीन्स c is also equal to 1. Now you already know that what we should do with the value of c, है ना। You can put value of c in the previous solution, तो तुम इसके अंदर वो वैल्यू पुट कर सकते हो, और पुट करके छोड़ देना बस। dy अपॉन में dx y tan x, और बोला है कि y की वैल्यू 1 है जब x की वैल्यू 0 है। ठीक है, करते हैं शुरू। मैंने बोला था भाई, अब तो याद हो गया होगा, पता है ना इस dx का क्या करना है? इस dx को उधर भेजना है,
तो यहां तो रह गया dy और यहां पर dx। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये तो x वाला है, अच्छी बात है। ये y यहां पर क्या कर रहा है? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। हटाओ इसे, कोई बात नहीं, हटा देते हैं। देखो y यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई में। y यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई में है ना। इसको यहाँ पर ले आता हूँ। जब मैं इसको यहाँ पर लाऊंगा तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा भाई। कर देते हैं, तो यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया। अब तुम्हें मालूम है क्या करना है? इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर और यहाँ पर अब कर देते हैं। अब तो ये पहचान ही लिया होगा, 1/y का इंटीग्रेशन log y। हाँ, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? तो देखो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस log cos x। याद है? कोई बात नहीं, चलो अगर याद है तो अच्छी बात है। ठीक है, माइनस का log cos x। अच्छा जी, इसको इधर ले आओ। बताओ ये माइनस का log इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। log cos x इक्वल टू c। मैंने तुम्हें एक बात और बता दी होगी पहले, कि जब भी log log आते हैं तो जर्नली हम सॉल्व करने के लिए c के साथ भी क्या लगाना पसंद करते हैं? log लगाना पसंद करते हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस में लॉगरिथम बहुत आती हैं तो हम c के साथ भी क्या अटैच कर लेते हैं? हम c के साथ भी लॉगरिथम्स अटैच कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके साथ भी log लगा लो अगले स्टेप में, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर तुम्हारा मन कर रहा था कि मैं इसी स्टेप में लगा लूं, लगा सकते हो। ठीक है, अब इधर देखो, बताओ दो लॉगरिथम प्लस हैं तो एंगल क्या हो जाएंगे? अगर दो लॉगरिथम आपस में प्लस हुई भी हैं तो उनके एंगल क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई। मतलब कि log y cos x। देखो मैंने इसका y और उसका cos दोनों की आपस में क्या कर दी? मल्टीप्लाई। अब मुझे बताओ, क्या मैं log से log काट सकता हूँ? बिल्कुल, हम इस तरह से log से log बड़े आराम से काट सकते हैं। हमें कोई माई का लाल नहीं रोक सकता ऐसा करने से। ठीक है, हम इस काम को बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हमने ये काम करा तो यहाँ से तो बचा y cos x, वहां से बचा c। यहां से तो बचा y cos x, वहां से log कट गया तो क्या बच गया? c। अब क्वेश्चन ने बोला था कि y की वैल्यू 1 डाल दो और x की वैल्यू 0। बोलो, y की वैल्यू 1 डाल दो और x की वैल्यू 0। डाल देते हैं। देखो y की वैल्यू 1 और cos की वैल्यू, x की वैल्यू 0 और c ऐसे ही रहेगा। अब हमें ये देखना है कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है। cos 0 की वैल्यू तुम्हें अगर याद है तो 1 होती है। तो 1 इंटू 1, तो बताओ c की वैल्यू भी क्या आ गई? c की वैल्यू आ गई 1। और अब तुम ये अच्छे से जानते हो कि इस c की वैल्यू का हम क्या करते हैं? बस इस c की वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट अप कर दो, सिंपल। मुद्दे की बात यह है कि किस में पुट अप करेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी तुम्हें एक बात बताई थी, उसमें पुट अप करे करो जहां पर एक्स वाई से पहले वाला हिसाब होता है। देखो c की वैल्यू इसमें पुट अप करना, इसमें, है ना। वैसे कोई दिक्कत नहीं है। देखो तुमने यहाँ पर x और y की वैल्यू डाल दी है ना, इधर तुमने x और y की वैल्यू डाल दी है, यहाँ पर मत पुट करना। अब c की वैल्यू ऊपर वाले में पुट करना, इनमें भी मत पुट करना, क्योंकि देखो ये लोग लोग लगे हुए हैं और ये हमने सॉल्व कर रखी है। तो उस इक्वेशन में पुट करो ना जिसमें हमने सॉल्व कर रखी है। किसमें पुट करो? उस इक्वेशन में पुट करो जिसमें हमने वैल्यू सॉल्व कर रखी है, ताकि अच्छा दिखे। लोग लोग में डालोगे अच्छा नहीं लगेगा।